मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्य का अभिनंदन हूँ। लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों को लेकर हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना का अभिमान हूँ। प्रतिष्ठा, अवसर की समता, गरिमा का संधान हूँ। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, बंधुत्वता का प्रमाण हूँ। गणतंत्र का सजग प्रहारी, मैं भारत का संविधान हूँ। वी बिलोंग्स टू किला पार्टी, टीम पूछता है पार्टी। आज हमारे बीच में जो शख्सियत है उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं। अपने करियर की फर्स्ट पोस्टिंग करते हुए मैन विद अ विजन, एक रेगुलर ब्लड डोनर, एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट, साइलेंट इन नेचर, जो चिखली से बिलोंग करते हैं, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, मैन ऑफ एक्शन, हैज अ ब्यूटीफुल लाइफ पार्टनर नीलिमा पटेल, फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, यस ही इज नन अदर देन हमारे अपने मामलतदार नीरव पटेल। वेलकम सर। ऑन बिहाफ ऑफ वी बिलोंग्स टू पार्टी एंड पूछता है पार्टी, इंटरव्यू एक्सेप्ट करने के लिए सर धन्यवाद। और सर ये एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है सर। रीजन ये है कि ये जो फ्लावर्स है, हमारे यहाँ पे एक स्पेशल स्कूल है, स्पेशल बच्चों का स्कूल है, वात्सल्य स्कूल। वहाँ पे ये बच्चे इस तरीके से छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं। तो हम चाहेंगे कि कभी भी लाइफ में आप, जब आप यहाँ पे पोस्टिंग में है, तो एक बार जरूर वहाँ पे विजिट करिएगा, तो दे विल लव इट। सर हमारे लिए काफी ऑनर की बात है और हम ये कोशिश करेंगे कि आज सब कुछ आपसे काफी सारी चीजें सीख सके और जो आपका जो इंटरव्यू है उसे जस्टिफाई कर सके। सर शुरू करते हुए हम नीरव के बारे में जानना चाहेंगे। सॉरी, यहाँ पे डिग्निटी आपको एज अ पर्सन बुला रही हूँ। नीरव एज अ पर्सन कौन है, लाइक उसकी लाइफ कैसी है? बेसिकली मैं चिखली से हूँ, बहुत से छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं, इसीलिए थे। इसके बाद मेरा वो कंटिन्यूसली बाहर रहते। मेरी मम्मी हमको पढ़ाती थी और स्टैंडर्ड 5th से मैं सरकारी बस में स्कूल में जाता था, क्योंकि मेरा गांव है जो चिखली से बहुत दूर था, इसीलिए वो ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों को लेके जाती थी, वो नहीं मिलती थी उस वक्त। तो वहीं से मैंने वो ज़्यादातर सीखा कि कैसे हम जो नॉर्मल लोग हैं वो कैसी तकलीफ में जीते हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो फिर वहाँ से मैंने चिखली से थोड़ा स्कूलिंग हुआ मेरा। फिर वंकाल करके एक स्कूल है, बहुत फेमस उस टाइम स्कूल था, तो वहाँ पे 12th तक पढ़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा 12th में परसेंटेज कम आया, थोड़ी मेहनत भी कम थी, मेरा ही कसूर है वहाँ पे। इसीलिए वैसे मैं डॉक्टर, मेरा मम्मी पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो फिर वो तो नहीं हो सका क्योंकि। लेकिन फिर मैंने वो मेडिकल फील्ड छोड़ के वो पैरा मेडिकल फील्ड चूज करने का सोचा, इसीलिए मैंने फार्मेसी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद कैसे भी करके कुछ इतने से मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं था कि वो मैं जो करना चाहता हूँ वो इसमें शायद नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की अहमदाबाद में रह के। तकरीबन 3 साल कंटिन्यूस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में किया। लेकिन जो पहली बार में मेरा एग्ज़ाम था वो क्लास 3 का एग्ज़ाम था, वो ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। इतनी सारी तैयारी करने के बाद भी मैं उसमें फेल हो गया। तो मुझे लगा कि ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी करके करना है, तो फिर ज़्यादा मेहनत की और 2014 में वो क्लास 1-2 की एग्ज़ाम आई। उसमें मैं ऐसा बोलूँगा कि तकरीबन 15-16 आवर्स में पढ़ाई करता था और प्रीलिम्स पास हुआ। फिर कुछ एग्ज़ाम में कोर्ट केसेस हुए, ऐसा कुछ हुआ तो थोड़ा डिले हो गया। फिर 16 में मेन
एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम हमारी हुई। उसमें मैंने ज़ूलॉजी सब्जेक्ट के साथ वो एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम पास की। और फिर इंटरव्यू इंटरव्यू में थोड़ा कम मार्क आया, इसीलिए मैं क्लास 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एज़ अ क्लास 2 मामलतदार में सिलेक्शन हो गया मेरा। तो वो जो है वो मेरे लिए वो सबसे खुशी की बात थी जब रिज़ल्ट आया तब। और जो मेरे मम्मी पापा को जो मैं डॉक्टर नहीं बन सका, वो जो रंज था वो उस दिन उनके मन से निकल गया। तो वो मेरे लिए सबसे प्राउड की बात है। ओके। सर, आपको क्या इंस्पायर किया था मामलतदार बनना? मतलब बहुत सारे आपके सामने, आपने जैसे बताया कि आपको डॉक्टर में इंटरेस्ट तो था, बट आपके पास और भी ऑप्शन थे, बट मामलतदार या सिविल में ही क्यों आप जुड़े? एक सोच थी कि अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो नॉर्मल लोगों की आप सेवा कर सकते हैं। और दूसरा मेरे लिए फील्ड था, अगर फार्मासिस्ट में हम सोचे तो शायद से ज़्यादा हम किसी कंपनी में जॉब करें, या तो उस कंपनी के लिए काम करेंगे, या फिर मेडिकल स्टोर निकालेंगे। फाइजर फार्मासिस्ट तो किसी को फ्री में दवा तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि वो जो प्राइस है वो तो, अगर हम बिजनेस हमारी लाइफ भी जीना चाहते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट तो हमें लेना ही पड़ता है। तो इसमें ज़्यादातर हम सेवा नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता था। इसीलिए जो लोगों के लिए काम करना था, मेरे फादर बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर्स ही थे, तो उनका वर्क मैं देखता था कि लोगों को कैसे हम काम कर सकते हैं, एक छोटे से छोटे आदमी का काम कैसे कर सकते हैं। अभी तो मैंने सोचा कि ये जो फील्ड है, जो कोई एक दो लोग के लिए भी हम अच्छा काम कर सके। हमारा पोस्टिंग अलग-अलग डेवलपमेंट की साइड पे होता है, ये हमारा रेवेन्यू का पोस्टिंग है, आगे जाके प्रमोशंस में अलग-अलग पोस्टिंग रहते हैं, तो किसी न किसी तरह लोगों को हम मदद रूप हो सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि ऑफिसर्स बनना है और मामलतदार सिलेक्ट किया। ओके। सर, हर किसी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक रोल मॉडल आता है जो उसकी लाइफ चेंज करता है। आपकी लाइफ में वो रोल किसने प्ले किया था? बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पापा हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने लिए खुद के लिए किया है कि कुछ करना है। मेरे पापा को जो वो एडमिशन लेते वक़्त, जब मेरे आगे वाले को डेंटल में एडमिशन मिला और मुझे एडमिशन नहीं, तो उनका जो मैंने फेस देखा कि नहीं यार, कुछ नहीं कर सका मैं। इसके बाद वो जो ऑफिसर्स थे उनका जो काम करने का ये जो थे वो देखता था मैं कि लोगों उनके पास किस तरह थे। इवन वो संडे को भी घर पे रहते थे, तो संडे को भी उनके पास लोग आते थे, गाँव के लोग, कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। शायद वो हर रोज़ तो सुबह जल्दी नहीं सब सुबह जल्दी उठते थे, लेकिन संडे को भी लोगों को क्या होता है कि वो ऑफिसर्स है तो कहीं निकल जाएगा संडे, तो सुबह 6 बजे घर पे आके बैठ जाते थे। तो वो ऐसा नहीं सोचते थे कि चलो मैं लेट उठूँ, लोग घर पे आके बैठे हो, तो जल्दी उठते थे और लोगों को सुनते थे। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसा कुछ करना है जो लोगों हम लोगों हम लोग कोई लोग जो है जो हमें जाने और हमारा इम्पोर्टेंस समझे और हम उनके लिए कुछ कर सकें। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा करने से ही हो सकता है, तो मेरे पापा हैं, इसके बाद मैंने अपना रोल मॉडल अपने को ही माना और मैंने पढ़ाई की और ये जैसे कि आपने बोला कि डॉक्टर, मेरे मॉम डैड भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मुझे क्या था, 10th में मार्क्स कम आए थे साइंस में और मैथ्स में, एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे को साइंस नहीं पढ़ना, एंड आई वेंट फॉर कॉमर्स। बट जैसे कि आपने बताया आपके फादर, तो मेरे फादर भी उन्होंने फार्मेसी किया था, बट उनके फाइनल ईयर में उनके डैड एक्सपायर हो गए थे, तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी। तो ही वॉज सो हार्ड वर्किंग। वो सुबह कंपनी में जॉब करते थे, शाम में 10 किलोमीटर साइकिल चला के वो टाइप राइटिंग सिखाने जाते थे। तो समवेयर हमारे जो पेरेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं कि हम आगे चल के किस तरीके के पर्सन बनते हैं। मेरे पापा की बात करूँ तो वो बहुत ही पुअर फैमिली में से बिलोंग करते थे। वो पढ़ाई के लिए जो वो पीपल के जो पान होते थे वो बेचते थे। और इसके बाद वो जो लाउड स्पीकर है वो किसी के साथ किसी ने इन्वेस्ट किया और वो चलाते थे साइकिल पे बांध के। वो गांव में जो मैरिज या फंक्शन होते तो उसमें वो लगाने के लिए जाते थे। ये सब उन्होंने किया, फिर इस फील्ड में वो इतना आगे जा सके। तो मैंने सोचा मैं तो बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ, ऐसा मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर मुझे तो कुछ करना ही चाहिए। इसीलिए मैंने ज़्यादा हार्ड वर्किंग किया और फिर ये फील्ड ओके, बोलना है नहीं ठीक है, आवाज
सर हर किसी की लाइफ में सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है, आपकी लाइफ में सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? हाँ, सक्सेस का डेफिनेशन सोचूं मैं तो ये मेरा फील्ड अब मैंने चूज ही कर लिया है। तो जब मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ से या 4-5 साल में कभी भी वापस आऊँगा, अपने 4-5 लोग भी बोलेंगे कि ये साहब ने मेरा काम कर दिया है, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूँ। ट्रू इंडीड सर। लोग नाम से ज्यादा अगर आपके काम के लिए आपको पहचाने तो इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन और क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। मामलतदार एक एंशियंट टाइम से यूज किया हुआ वर्ड है, जो एक अरेबिक वर्ड है जिसका नाम है मामला, यानी जो कॉम्प्लेक्स मैटर है। मामलतदार या कहे जा सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड एम्प्लॉय है, जिनका मेन काम है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। तो अगर हम पाड़ी मामलतदार की बात करें तो यहाँ के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स है, उनका वर्किंग क्या है, अगर उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफिंग आप बता सके, क्योंकि 90% लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता है कि भाई मामलतदार में होता क्या है, कामकाज किस तरीके से होता है। एट इंसेंट टाइम मामलतदार मुआमला और मुआमला को सुलझाने वाला मामलतदार कहा जाता था। इसीलिए ये जो पोस्ट है वो हम सोचे तो ब्रिटिश टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट थी। इसके बाद वो जो हमारे ऊपर एसटीएम आते हैं, एसटीएम सर आते हैं, आरएसएस सर आते हैं, इसके बाद कलेक्टर सर आते हैं। और मेरे अंडर जो डिपार्टमेंट है, जो लोगों का बेसिक काम यहाँ पे होते हैं, जैसे कि हम सोचे कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं, इनकम सर्टिफिकेट हैं, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, ये जो बेसिक लोगों को जो काम आते हैं, स्टूडेंट को एडमिशन के लिए काम आते हैं, ये सब यहाँ पे पहले होता है। इसके बाद हमारा जो सप्लाई डिपार्टमेंट है, तो उसमें फेयर प्राइस शॉप आती है, जो लोगों को अनाज के लिए वो सब यहाँ से मेंटेन होता है। इसके लिए हमारे ऊपर डीएसओ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर होते हैं, इसके बाद कलेक्टर सर होते हैं। और एमडीएम डिपार्टमेंट, मिड डे मील, जो स्कूल में जो खाना मिलता है वो यहाँ से मैनेज होता है, एनजीओज के थ्रू मैनेज करते हैं। इसके बाद जो मेन हमारा कोर वर्क है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जैसे कि वारसाई करानी हो किसी को, या फिर दस्तावेज में अब 7 बार जो होता है जमीन का, जो उसमें नाम एंटर करना, नाम बाहर निकालना, और जो ट्रांजैक्शन होता है इसकी एंट्री यहाँ पे होती है। लैंड साइड मेन कोर वर्क हमारा रेवेन्यू का है। और इसके बाद जो रेवेन्यू कलेक्ट करना, जैसे कि लोगों का जो महसूल हो, जमीन महसूल तो अभी बंद हो गया, लेकिन इसके अलावा जो कर हैं वो कलेक्शन होता है। और ज़्यादातर वो अब इलेक्शन का काम भी यहाँ से होता है, इलेक्शन को कंडक्ट करना, ये अब मेन कामगिरी है। और मामलतदार एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है उसको, जो लॉ एंड ऑर्डर का काम काज भी संभालता है, जैसे कि कोई मोब स्टिचिंग या फिर कहाँ पे कुछ बड़ा इंसिडेंट हो गया, ये सब हमारे डिपार्टमेंट में होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का भी काम होता है, जैसे कि पूर्व राहत में है, वावाजोड़ा ये सब आते हैं, तो इसके लिए भी हमारा डिपार्टमेंट ऑलवेज वहाँ पे हाजिर रहता है। किसी लोगों को शिफ्टिंग करना उस टाइम, ये सब कामगिरी यहाँ पे सर ये आपने जब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करी तो एक सजेशन आया, जनरली क्या होता है अभी जैसे अलग अलग पेंडेमिक्स, अभी जो कोविड का सिचुएशन आया, कभी अर्थक्वेक आता है, कभी सुनामी हो गया, फ्लड हो गया, या कितनी बार क्या होता है कि सीबीएसईज में ये था कि 9th-10th में हमने पढ़ा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट करके, जब एक बार सुनामी इंडिया में आया था तब हमने ये चीज स्टडी करी। तो एक रिक्वेस्ट थी सर कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ कोर्स स्टार्ट किया जा सके स्कूल्स एंड कॉलेजेस में स्पेशली, ताकि बच्चों को अभी से पता हो कि अगर स्नेक बाइट होता है या एक्सीडेंट होता है या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसमें किस तरीके से क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। वो ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम्स हैं, अभी कोविड की वजह से नहीं है, लेकिन हमारा जो एनडीआरएफ का टीम आता है हर वो जून में आ जाता है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ से जो सेंट्रल का फोर्स आता है वो आता है, वो सेंट्रल से डिस्ट्रिक्ट में से डिसाइड होता है कि आज ये स्कूल में जाएंगे,
वो सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ ट्रेनिंग देते हैं स्कूल कॉलेजेस में ओके जहाँ पे। वो ऑलरेडी हमारा जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वो कंटिन्यू है, कोविड की वजह से अभी तक। जी। सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर हो सके प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी हाँ श्योर, डेफिनेटली सर नेक्स्ट टाइम इंक्लूड हम करिएगा। नेक्स्ट जून में वो टीम आएगी तो मैं आपको पार्टी में श्योर अरेंज श्योर करेंगे। सर, बिकॉज काफी टाइम टू टाइम अलग अलग सिचुएशन होती है। अभी हम्म। जैसा पेंडेमिक्स गया है तो उसके बाद एक बहुत ज्यादा नीड है इसकी अवेयरनेस। श्योर श्योर, उसके बारे में हम नेक्स्ट जून में जब टीम आएंगी तो पार्टी में उसका श्योर सर, थैंक यू। सर मामलतदार से कुछ काफी स्कीम्स भी आती है जो लोगों की बेनिफिट के लिए होती है, तो मैं चाहूंगी आप उन स्कीम्स के बारे में डिटेल्स में मतलब बताएं ताकि लोगों में एक अवेयरनेस हो कि उनके लिए कौन सी चीजें अवेलेबल है और उन चीजों का फायदा या लाभ किस तरीके से उठा सकते। अच्छा सर, हो सके तो इसे गुजराती में करिएगा बिकॉज અમારી જે મામલતદાર ઓફિસમાં જે સ્કીમ ચાલે છે એ 4 સ્કીમ છે અમારી: ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના, નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય અપંગ યોજના, રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના જેને સંકટ મોચન યોજના પણ કહેવાય છે, અને ગંગા સ્વરૂપ યોજના. દરેકની યોજના વિશે હું એની બેઝિક્સ આપને જાણકારી આપું છું. ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના જેને વય વંદના યોજના બી કહેવાય છે, એ ફક્ત બીપીએલ લાભાર્થીઓ માટે છે, જેમાં બીપીએલમાં જે સ્કોર આવે છે એમાં 0 થી 20 જેમનો સ્કોર હશે અને 60 વર્ષ પછીની ઉંમરના જે વ્યક્તિઓ છે એમને 750 રૂપિયા એમના માસિક જમા થાય છે ખાતામાં. એ સ્કીમ અહીંયાથી અમે સુઓ મોટો પણ અમે ફોર્મ ભરીએ છીએ અને જે 60 એજ યર છે અમે સરપંચો અને તલાટીઓને મોટિવેટ કરીને આ ફોર્મ અમે સામેથી કલેક્ટ કરાવીએ છીએ અને મેક્સિમમ લોકો એમાં એનો લાભ મેળવી શકે એ મુજબના પ્રયત્નો હોય છે. નિરાધાર વૃદ્ધ સહાય અપંગ યોજના 60 વર્ષથી ઉપરના લાભાર્થીઓને જ મળે છે અને જેમને પુખ્ત વયનું પુત્ર ના હોય અથવા પુત્ર અપંગ હોય અથવા કોઈ મોટી બીમારીથી પીડાતો હોય એમનો પુત્ર, જે કામકાજ કરવા માટે અસમર્થ છે, જેમના સન હોય, તો એમના માટે આ યોજના છે. 750 રૂપિયા એમને માસિક એમના ખાતામાં જમા થાય છે. બીજી અપંગ માટે વય મર્યાદા છે એમની જે 45 વર્ષથી વધુ અને એની અપંગતા છે એ 75% 75% વધારે હોવી. બીજી યોજના છે રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના, સંકટ મોચન યોજના. એટલે કે જ્યારે કોઈ કુટુંબનું જે કમાનાર વ્યક્તિ હોય એ મૃત્યુ પામે અને જો બીપીએલ હોય તો એમની તાત્કાલિક સહાય માટે ગવર્મેન્ટ એમને 20,000 રૂપિયા એમના ખાતામાં જમા કરાવે છે. જ્યારે એમનું કોઈ જે કમાનાર મેઇન વ્યક્તિ હોય, એ પછી મેલ હોય કે ફિમેલ હોય, એ જ્યારે મૃત્યુ પામે છે અને તાત્કાલિક એના ખાતામાં અમે લોકો તરત જ એ સ્કીમને જો કોઈ અમારી પાસે આવે અથવા અમને ખબર પડે તો એમનું ફોર્મ ભરાવીને તાત્કાલિક એના ખાતામાં 20,000 જમા કરાવવામાં આવે છે. બીજી એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ યોજના છે ગંગા સ્વરૂપા યોજના, વિધવા સહાય યોજના. દરેક મહિલાઓ દરેક વિધવા મહિલાઓ એના માટે પાત્રતા ધરાવે છે. આ સરકારની પહેલા એવી સ્કીમ હતી કે જેમના 18 વર્ષથી ઉપરના છોકરો હોય તો એ સ્કીમ બંધ થઈ જતી હતી, પણ સરકારનું એક આ બહુ ખૂબ જ સરસ કામ છે કે જેમણે એનું જે આ બેરિકેડ હતું એ કાઢી નાખ્યું છે. એટલે એમનું છોકરાઓની ઉંમર ગમે એટલી હોય પણ એ જો વિધવા હોય તો એમને અને પુનઃ લગ્ન ના કર્યા હોય તો એમને ખાલી આવકનો દાખલો આપવાનો છે અને ઉંમરનો પુરાવો આપવાનો છે, બાકી બીજું કશું જ આપવાનું નથી. અને એમને 1250 રૂપિયા મળવા પાત્ર છે. પહેલા 650 હતા, એ વધારે 900 હતા, એ વધારીને 1250 કરી દીધા છે. અને આના વિશે હું વાત કરું ત્યારે જ્યારે મારું પોસ્ટિંગ અહીંયા થયું ત્યારે આ વિધવા સહાયના ફોર્મની પેન્ડન્સી થોડી વધારે હતી. એટલે મેં જોયું કે આટલી બધા હજુ લાભાર્થીઓને નથી મળ્યા, એટલે મેં તરત જ એનું સુઓ મોટો એક પ્રોગ્રામ કર્યો અને એક સાથે લગભગ 700 જેટલી વિધવાઓને અમે હુકમોનું વિતરણ કર્યું હતું અને એનો પ્રોગ્રામ ધીરુભાઈ સત્સંગ હોલમાં રાખ્યો હતો. અને ત્યાર પછી અત્યારે અમે કોઈ પેન્ડન્સી રાખતા નથી, આમાં મંથલી એનો નિકાલ કરી દેવામાં આવે છે. જે પણ કોઈ અરજી હોય એને હુકમ આપી દેવામાં આવે છે અને જો શક્ય હોય તો એમને પણ અહીંયા બોલાવવામાં આવતા નથી, તો અમારા તલાટીઓને એના થ્રુ અમે અથવા તો સરપંચો એમને પહોંચાડી દઈએ છીએ. અને અત્યારે હા, એમના માટે એક બીજી જે એક બેરિકેડ હતું, એમનું પોસ્ટ ખાતામાં જ એકાઉન્ટ હોવું જોઈએ એવું હતું, પણ હવે એવું જરૂર નથી. કોઈ બી નેશનલાઇઝ બેંકમાં એમનું ખાતું હશે તો એમના ખાતામાં પૈસા જમા. ओके सर, दैट्स अमेजिंग. काफ़ी आई होप लोग इसका बेनिफिट ले.
सर मामलतदार कोर्ट के बारे में सुना है, नॉर्मल क्रिमिनल जो कोर्ट्स होते हैं उनके बारे में सुना, बट ये जब मैंने थोड़ा सर्च किया मामलतदार, तो मामलतदार कोर्ट करके आया जिसके अंदर सिविल केसेस जनरली डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया। सिविल केसेस में मामलतदार में जो इधर हमारा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे सारी जो जमीन का ट्रांजैक्शन होता है, एंट्री होती है जमीन में, जो 7/12 में एंट्री होती है, वो वहाँ पे एंट्री होती है। अगर हम सिंपल एक अर्जी के बारे में डिस्कशन करें कि अगर किसी के फादर एक्सपायर्ड हो गए, तो उसके बाद वो अप्लाई करेगा कि अब ये जमीन में मेरे फादर नहीं रहे, तो मेरा नाम आना चाहिए, उनका जो सन या डॉटर दोनों का नाम आएगा। तो अगर उनका नाम डालने के लिए उसने अर्जी की, तो वो 13 डेज के अंदर अगर उसका नाम आने से अगर किसी को जो 7/12 पे अगर दूसरे है, किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को अगर उन जो भी 7/12 पे हैं उनको नोटिस जनरेट होगी कि ये जो 7/12 में है वो लोग एंटर हो रहे हैं, तो जो दूसरे पर्सन है जो एक्सपायर्ड हो गया है वो तो हो गया है, लेकिन उनके जो सन या डॉटर है वो जब अर्जी करेंगे तो सभी को जो जिसके भी 7/12 में नाम होंगे, उनके ब्रदर होंगे या सबको नोटिस जाएंगे कि ये हो रहा है, उसमें ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे यहाँ पे एक अर्जी करेंगे कि ये लोग जो नाम आ रहे हैं, अगर वो सच है तो ठीक है, अगर कोई गलत भी आ गया कि वो मेरे पापा थे और उनका नाम डालना था, तो वो एक अर्जी डालेंगे कि ऐसा ये जो लोग हैं वो गलत लोग हैं या कुछ भी है, वो उनका नाम नहीं आना चाहिए, ऐसा करके एक अर्जी आप डालेंगे। तो वो हम वेरीफाई करेंगे कि ये अर्जी सही है या गलत है, फिर वो हम रजिस्टर्ड, अगर सही है उनको सुनना चाहिए एक बार कि ये जो नाम आ रहा है ये सही आ रहा है, गलत ही आ रहा है, तो हम उसको कोर्ट केस के मामलतदार में रजिस्टर करेंगे कि ये तकरारी केस हुआ है, तो सबको बुलाएंगे, फिर हियरिंग रखेंगे कि ये सही हुआ है, गलत होंगे, अगर उसके कुछ एविडेंस हैं तो हम रखेंगे, उनको बोलेंगे कि ये रखो वो रखो, जो भी एविडेंस हमको लगेगा कि वो चाहिए, तो अगर वो सही है तो फिर हम उनके बारे में डिसीजन देंगे कि नहीं ये लोग हैं वो सही है, वो आ रहे हैं या गलत नहीं आ रहे, ऐसा हम हुक्म करेंगे कि उनका नाम 7/12 में दाखिल करने का है। ऐसा कोई भी केस है, अगर जमीन का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें किसी को प्रॉब्लम है, तो वो अगर चाहे तो हमारे यहाँ अर्जी कर सकता है, फिर हम सुनावनी रखते हैं, उनको सुनेंगे, हमको जो डिसीजन है जो एविडेंस के बेस पे हम करते हैं और रूल्स के बेस पे कि ये रूल्स के तहत ये होता है, इसके बेस पे हम उनको हुक्म करते हैं, और इसी तरह कोर्ट केस चलता है। दूसरा जो केस चलता है मामलतदार कोर्ट एक्ट है, उसमें ऐसा है कि वो इसके लिए बेसिकली है कि किसी को अगर रास्ते के लिए है, कुछ खेत में जाने के लिए अगर रास्ता नहीं है, कुछ जो पानी आ रहा है कुदरती उसको रोक सके, ऐसा किसी ने कर दिया है, तो वो तुरंत रिलीफ के लिए मामलतदार कोर्ट एक्ट बनाया गया है। इसके तहत हम किसी को रास्ता देने का है, किसी के घर पे तो नहीं, लेकिन खेती में जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो वो हम डिसीजन दे सकते हैं और रास्ता उनको तुरंत रिलीफ इमरजेंसी जैसे सिचुएशंस में। ओके सर, कोई भी अगर यहाँ पे अर्जी आती है या काम का जाता है तो जनरली मामलतदार कितना टाइम लेता है कोई भी काम कंप्लीट करने में, वर्किंग आवर्स? डिपेंड होता है हमारी ज़्यादातर ये मैंने पहले बताया आपको कि जो हमारा यहाँ पे जो सर्टिफिकेट देते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, वो हमारी 1 डे सर्विस है। अगर वो सुबह अप्लाई करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम शाम को दे देते हैं, या फिर वो रुकना नहीं चाहता तो शाम को तो साइन हो ही जाता है दूसरे दिन। हर काम की अलग अलग टाइम लिमिट है, किसी के 3 दिन है, 7 दिन है, तो रेगुलरली इस बेसिस पे हम करते हैं। ज़्यादातर वो जो 1 डे सर्विस है वो हम कभी भी लेट नहीं करते हैं, वो उनको उसी दिन दे देते हैं। ओके सर, कुछ सिचुएशंस और केसेस हमारे पास आए थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जनरली क्या होता है, बीपीएल कार्ड होल्डर्स होते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे कार्ड होल्डर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी कार्स वगैरह है, लेकिन वो फिर भी राशन में से आज भी राशन की दुकानों में से राशन लेते हैं। तो क्या हम ऐसे लोगों को एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो ना ले, क्योंकि क्या हो रहा है उसके चलते काफी जो जरूरतमंद है उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। वो मैंने जब फेस किया, वो जब कोविड हमारा पेंडेमिक था तब मैंने ये फेस किया। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि सबको फ्री में देना है,
तो तब वो लोग भी आए, मैं विजिट में जाता था गाँव। वो फोर व्हील में आके वो राशन की दुकान पे लाइन में खड़े रह जाते थे। फिर उस वक्त हमने कैंपेन चलाया था कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे हमने कंटेनर रखे थे। अगर आपको शक है तो आप वो दुकान में से ले लीजिए और यहाँ इसमें डाल दीजिए, वो डिस्ट्रीब्यूट दूसरे को होगा। लेकिन वो भी इतना लोग नहीं करते थे, अपने घर पे ही लेके जाते थे। तो अब मेरा पार्टी सिटी और जो तालुका के लोग हैं वो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप सामने से आके रिज्यूम कीजिए, और इसके तहत इसके बदले में जो जिसको ज़रूरत है वो लोगों को हम ये दे सकेंगे, क्योंकि हमारा एक लिमिट है, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। अगर आप लोग रिज्यूम करेंगे तो हम दूसरों को एंटर कर सकेंगे। इसलिए आपको लगता है कि हमें बिल्कुल नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो आप सामने से आके उनको बोलिए कि हमको नहीं चाहिए। तो हम आपका नाम वो एनएफएसए में से निकालेंगे और दूसरे को जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को उनमें डाल सकेंगे, और जो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो उन लोगों को हम दे सकेंगे। श्योर सर। सर एक रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि हम्म। काफी सारे ऐसे लोग हैं, जब से बायोमेट्रिक्स आया है राशन कार्ड में, वन राशन वन नेशन का भी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ऑलमोस्ट 50% लोगों का कुछ 3 से 4 साल से हम कह सकते हैं कि राशन बंद है या कहीं अटका हुआ है कामकाज। तो सर आप उसका प्रोसीजर या उसका टाइम पीरियड इसमें कुछ। जो कैटेगरी है हमारी रेशन कार्ड की, वो दो तरह की कैटेगरी है। एनएफएसए कार्ड है, एक नॉन एनएफएसए कार्ड। एनएफएसए के तहत हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम जो जिन लोगों को अनाज देते हैं, तो कुछ ऐसा जिस वक्त कैंपेन चलाया गया होगा उस वक्त उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो शायद उनका जो कार्ड है वो नॉन एनएफएसए में आ गया होगा। ऐसा मैंने अभी मेरा जो एफपीएस होल्डर के साथ मीटिंग रहती है, मैं हर मीटिंग में उनके पास अभी लिस्ट मंगवा रहा हूँ कि ऐसा जो गांव में आप लोग उनको जानते हैं कि उनको ज़रूरत है तो वो लिस्ट हमें दीजिए, और नहीं ज़रूरत है वो भी लिस्ट दीजिए। तो मैं अपनी तरफ से अपनी टीम लगाकर जिसको ज़रूरत है वो उनका घर ये सब देखेंगे हम लोग, और उनको स्लो मोटो हम दाखिल करने की अभी रिसेंटली मैंने ये काम हाथ पे लिया है, और मैं सोचूंगा कि मैं उसे पूरा ही करूँ। श्योर सर, इससे काफी लोगों का हेल्पफुल मिलेगा। सर जैसे कि मामलतदार की पोस्ट पे बैठना और पोजीशन मेंटेन करना इजी टास्क नहीं होता, एवरीडे नए चैलेंजेस होते हैं, नई डिफिकल्टीज होती है। तो आपने जब से चार्ज लिया तब से आपको ऐसे क्या मेजर चैलेंजेस या डिफिकल्टीज आप जो फेस करते हैं? मेजर चैलेंजेस में हम देखेंगे तो लोगों को एक गवर्नमेंट का लेवल से ऐसा हो गया है कि यहाँ पे काम नहीं, तो वो लोग इसी तरह से आते हैं। तो इसमें बीचेस में क्या क्या होता है, कुछ लोग एजेंट बन जाते हैं कि मैं काम करवा दूंगा, ऐसा सब कुछ। तो वो मैं ये जो एजेंट प्रथा है वो अभी बंद करवाना चाहता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग दूसरों का काम लेके आ जाते हैं, लेकिन लोगों में ऐसा है कि गवर्नमेंट में ऐसा काम नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ देने से ही काम होता है, ऐसा लोगों के मन में है। लेकिन ये हमें निकालना है किसी भी तरह से। और लोग सीधा आए, मैंने नीचे बोर्ड भी लगा रखा है कि अगर आपके काम में कोई रुकावट आती है तो सीधे मामलतदार को संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर भी नीचे लिख रखा है। तो ये एक तो बड़ा चैलेंजेस है। इसके बाद जो हमारा गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट का काम है, तो उसमें अभी लैंड एक्विजिशन होता है, तो लोगों के मन में ऐसा है कि हमें नहीं खाली करना है। वो हम सोचते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सालों से अपनी ज़मीन के साथ जुड़े हुए, अचानक से उनके लिए ज़मीन खाली करना है, तो उसके लिए हमें इस एनफोर्समेंट से ये काम करवाना पड़ता है। ये एक बड़ा चैलेंज है अभी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट और एक्सप्रेस हाईवे का। लेकिन हमारा जो वलसाड़ में है वो लोगों का सहयोग से ज़्यादातर 80% काम उसमें भी हो गया है। जो डेडिकेटेड मेरा फर्स्ट चैलेंज आया था यहाँ से पोस्टिंग लेने के बाद, वो जो नया रेलवे ट्रैक बन रहा है वो बुधवाड़ा के पास, वो खड़की के पास एक गांव है, वहाँ पे जो स्लम्स एरिया था वो लोग खाली नहीं कर रहे थे। ये लंबे टाइम से इश्यू था, तो मैंने उन लोगों को समझाया, और फिर मुझे लगा कि वहाँ पे एनफोर्स करना पड़ेगा। लेकिन मैंने 2-3 बार उनसे
मैं उनके पास शाम को जाता था, उनके खटिए पे बैठता था, उनसे बातें करता था कि ये काम हमें करना है, उनको समझाना है, और उनकी चाय बा पीता था। और उन लोगों के साथ एक मेरा वो जैसा रिश्ता हो गया है, 2-3 बार जाने के बाद फिर उनको सामने से बोल दिया कि सर हम कल खाली कर देंगे, तो फिर ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा। ये सब चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको हम अगर एज अ चैलेंजेस नहीं लेंगे और उनको सही तरीके से इजी वे से करेंगे तो शायद ये चैलेंज भी। श्योर सर, आपकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है, स्पेशली लाइक काम अगर करवाना है तो कितने तरीकों से आप कर सकते हैं। सर एक सिचुएशन है यहाँ पे, आपने देखा होगा कि गाय जो भैंस है अक्सर रास्तों पे यहाँ पे चलती फिरती रहती है, लोग छोड़ देते हैं। स्पेशली मानसून का एक इशू और पहाड़ी के लिए ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कई बार जो गाय है उनको हर्ट भी होता है। तो एक विलेज फॉर्म नंबर 15 करके आता है जो तलाती के पास से अपडेट होना होता है, जो एवरी 5 ईयर होता है। तो समवेयर वो थोड़ा प्रोसेस अटका हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा आप कुछ डिसीजन ले सके वो सर। शायद वो उसका अद्यतन अभी नहीं, कहीं कहीं पे नहीं होगा, तो इसके आपने हमें बताया है और हमारा भी फर्ज है उसको पूरी तरफ से हम ट्राई करेंगे और पूरा करने के लिए हम अभी नेक्स्ट में हमारा विजन ये होगा कि वो हम कर सकें। ओके सर, आप कुछ अपने साइड से कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहेंगे फ्रॉम मामलतदार साइड, ऐसे जो पार्टी में आप देखना चाहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे मैं खुद ब्लड डोनर हूँ, तो कहीं पे अभी लास्ट मैंने डुबलाव में एक ब्लड डोनेशन हुआ था, तो वहाँ से लोग जो यंग लोग हैं वो हिचकिचाते रहते हैं कि ऐसा कुछ होगा वैसा कुछ होगा, लेकिन एक तो हम जो जितने भी हेल्दी लोग हैं उन लोगों को ब्लड डोनेशन रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि हमारे जब तब तक हमें पता नहीं चलता ब्लड का इम्पोर्टेंस जब तक हमारे कोई रिलेटिव को जरूरत। तो मैं सब पार्टी के युवाओं को कहना चाहता हूँ कि रेगुलर ब्लड डोनेट करें। और दूसरा जो है वो मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी के जो लोग हैं वो ज़्यादातर व्यसन में थोड़ा सा मुझे लगा ऐसा, तो ये जो टोबैको को हमारे कलेक्टर साहब ने भी अभी एक कैंपेन चालू किया है कि जो लोग टोबैको करके वो करते हैं वो उनको दंड करना है। तो ये जो बदी उसको बोला जाता है, जिसके हमारा हेल्थ तो खराब होता ही होता है, लेकिन इसकी वजह से शायद हम वो कहते हैं ना कि सब दोस्त मिलके बाहर चले जाते हैं अपने फैमिली, और ये जो टोबैको है और लीकर है ये सब नहीं यूज करना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। हाँ, ड्रग्स कह सकते हैं, लिक्वर एक काफी बड़ा चैलेंज है हर सिटी, हर टाउन, हर स्टेट के लिए। तो डेफिनेटली ये चीज होनी चाहिए। सर एक मुझे याद है एक शेल्टर होम और एक बैगर इरेडिकेशन का एक विजन है आपका। तो सर एक शेल्टर होम की रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर पार्टी में कहीं पे हम इसे बना सके, कि कई बार लोग पार्टी में हमने देखा है कि जो पेरेंट्स मेंटली चैलेंज्ड होते या दिमागी एक एज के बाद उनकी दिमागी स्थिति अच्छी नहीं होती, तो लोग यहाँ पे रास्ते पे छोड़ जाते हैं। जैसे 4-5 लोग पार्टी में हैं, तो हमें लगता है कि अगर कहीं पे भी इनको एक छोटी सी जगह जो यहाँ पे रह सके तो हो सके। पहले तो हमें बेगर्स की पार्टी को बनाना है, तो मुझे मेरे एसटीएल साहब और मेरा रास्ता एक ही है, वो दमनी झापा पे एक लेडी ओल्ड एज बैठती थी वहाँ पे। तो मुझे 4-5 दिन तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन फिर वो बारिश की मौसम में भी वो जब बारिश है तो वो बाहर रहती थी। तो एक रात को मैं 11 बजे ऑफिस से जा रहा था, तो मैंने उसको उठा के वहाँ नीचे ब्रिज के नीचे रखा के, लेकिन सर भी बोल रहे थे मेरे को कि कुछ करो, किसी भी वहाँ से करना है, क्योंकि नहीं देख सकते हर रोज उनको आते जाते। और हम जब यहाँ पे बैठे तो मेरा और सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे हम काम करते। तो फिर मैं अब इसके लिए देख रहा हूँ कोई जगह है ऐसा, कोई एनजीओ भी हमारे मदद करने के लिए तैयार है। 2-3 एनजीओ से भी बात की है और वो सामने से कह रहे हैं कि अगर जगह है तो हम बना देंगे ऐसा। तो इसके लिए थोड़ा इजी है ऐसा करने, हम वो जल्दी से जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो जगह मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बनाना चाहिए। और जो भी अगर जो यंग बच्चे हैं
और या फिर जो यंग लोग हैं उसको सिर्फ वो शेल्टर ही नहीं देना है, उनको रोजी रोटी के लिए भी कुछ करना है, शायद इसीलिए वो खुद कमा सके और अपना फैमिली को भी देख सके। सर बेगर इरेडिकेशन के लिए एक आइडिया हमें आया। हम एक चीज ये कर सकते हैं कि जो ऐसे लोग बैठते हैं तो हम अलग अलग ग्रुप्स है पार्टी में, बहुत सारे ग्रुप्स है, इवन हमारा एक वी बिलोंग्स टू ग्रुप है और अलग अलग संस्थाएं और ग्रुप है, तो क्यों ना हम ऐसे पर्सन्स को हम अडॉप्ट करें, जैसे महीने में एक बार हम उनको पेन्स हो गई, बिस्किट्स हो गए, ऐसी सब चीजें दें और कोशिश करें कि दिन का उनका 50 रुपए की कमानी हो। तो इससे क्या होगा, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे, उनके पास पैसा होगा। बिकॉज आप किसी को खिला कब तक सकते हो, एक टाइम तक आप खिलाओगे, उसके बाद क्या। तो बेटर है कि आप उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट करो। तो क्या आपके साथ मिलके एक ये हम एक इनिशिएटिव या आपके लेवल पे एक ये स्टार्ट कर सकते, जैसे कि आपने बोला बेगर इरेडिकेशन, तो जिसके चलते हम ये एक चीज कर सकते कि हम उनको एक छोटा सा बिजनेस टाइप दे सकते, या शॉप, मतलब शॉप जैसे कि चॉकलेट का बॉक्स हो गया, बिस्किट का बॉक्स हो गया, वेफर्स हो गए, हमने 20-30 वेफर्स के पैकेट दे दिए कि आप बेचो, और हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप आते जाते इनके पास एक 5 या 10 रुपए का आप ले सको, क्योंकि एक सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए लोग भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है जितने कि एक पर्सन जो पोस्ट पे है। दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तभी एक बेटर टाउन या सिटी एस्टैब्लिश हो सकता है। बहुत ही अच्छा आइडिया है, मुझे बहुत ही पसंद आया ये। तो इसके लिए हम काम करेंगे और पहले हमको ये इसके लिए आइडेंटिफाई करने होंगे ये जो लोग एनजीओज तो हमको मिल जाएंगे, लोग तो मिल जाएंगे हेल्प करने के लिए। इसके बाद हम जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी एक सेंसिटाइज करना होगा कि उनके पास से परचेस करना है, तो वो हम श्योर साथ में मिलकर काम करेंगे इसके बाद। डेफिनेटली सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन आज का वाइंड अप करने से पहले, आपका विजन ऑफ लाइफ क्या है? विजन ऑफ लाइफ की बात करूं तो मेरा अभी तो सब शुरुआती कैरियर है, मुझे आगे जाना है, तो छोटे से छोटे लोगों को अपलिफ्ट करना है। जो नहीं पढ़ सकता है उसको पढ़ाई, जब लोग पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, जो हमारा सरकार का जो नारा है वो। तो कभी कभी मैं ये जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के क्लासेस चलते हैं, फ्री में क्लासेस हमारे यहाँ चिखली में एक कोई एनजीओ चलाते, तो कभी कभी मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं फ्री में क्लासेस देने चला जाता हूँ। अगर ऐसे जो लोग हैं उनको जॉब मिल जाएगी, एक किसी को भी जॉब मिलेगी तो वो पूरा परिवार उठ जाएगा। किसी गरीब एक फैमिली में से कोई एक लड़का भी जॉब, कोई भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, वो पढ़ेगा और आगे जाएगा तो सिर्फ घर ही नहीं, आजू बाजू का 3-4 घर भी उसको देख के आगे आएगा। तो मेरा यही विजन है कि जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, जो इंटीरियर हैं या कुछ बैरियर की वजह से वो नहीं पढ़ सकते, तो उनको सामने से वो आइडेंटिफाई करके मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। सर एक्चुअली इसके रिगार्डिंग कलेक्टर से भी हमारी बात हुई थी। हमने उनको कहा था कि सिर्फ एक केरला गवर्नमेंट है जहाँ पे लिटरेसी एग्जाम, मतलब अभी आप जैसे देख रहे हैं कि टाइम आ गया है कि अब सिर्फ लिटरेसी का मतलब आपको साइन करना नहीं है, लिटरेसी का मतलब एक क्वालिटी एजुकेशन। तो उसको लेके हम एक पार्टी में हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी, और मैं आपको डेफिनेटली मनीष भाई से रिक्वेस्ट करके आपको लेटर फॉरवर्ड करूंगी। क्या हम एक प्रोग्राम पार्टी में ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे 100% लिटरेसी के पार्टी को मुझे 100% लिटरेट बनाना है, एंड इट शुड बी अ रोल मॉडल फॉर एंटायर गुजरात। जहाँ के लोग, मतलब एक पर्टिकुलर हम एग्जाम क्राइटेरिया बना सकते कि भाई 100 मार्क्स, और जैसे जैसे लोग एग्जाम देंगे उतने लोग, हमें पता चलेगा कि उतने लोग क्वालिटी लिटरेट, और जो नहीं है तो उनके लिए हम नाइट स्कूल्स या संडे स्कूल्स चालू कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर छोटा सा सिलेबस, और काफी सारे टीचर्स है, एजुकेटेड पर्सनालिटीज है, तो संडे को टाइम बाय टाइम जहाँ पे जिसको जो कन्वीनियंट है, तो संडे दे कैन गिव देयर सर्विस। तो इस तरीके से भी हम एक, एजुकेशन इज द बैकबोन। अगर आपको किसी भी कंट्री या स्टेट को अपलिफ्ट करना है तो सबसे पहले उसके एजुकेशन को करो, तो ही आप इजीली कर पाओ। ये कर सकते हैं हम, अगर आप जैसे बिलोंग्स जैसी जो एनजीओज हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं, तो ये श्योर हम 100% उसको अचीव करेंगे। श्योर सर, इट वुड बी आवर ऑनर। इसी के साथ आज का इंटरव्यू हम वाइंड अप करते हैं। आई थिंक बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा सीखने को मिला, एंड इट सेज लाइक यू नो, जब लाइक माइंड बैठते हैं साथ में तो काफी सारे नए आइडियाज, नई चीजें और नई चीजें हमें सीखने मिलती है। तो आज हमारा जो इंटरव्यू था नीरव सर के साथ था, जो हमारे पार्टी के मामलतदार हैं, पर उनके साथ मिलके बात करके बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वो इतनी अच्छी पोस्ट पे है, इतनी हाई लेवल पोजीशन पे, पर उनकी सिंप्लिसिटी ने हमें कहीं ना कहीं हम सभी का दिल जीत लिया है।
तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम जो एक जजमेंटल सोसाइटी है कि हम लोगों को जज करते हैं, वो थोड़ा पहले साइड ट्रैक कर देते हैं। एक कोशिश ये करते हैं कि हर इंसान को मौका देते हैं। देखिए, कोई भी काम करना होता है हमें, कोई भी काम करना है हमें, तो और कोई भी काम करने के लिए दो जन का, जैसे कि ताली बजानी होती है तो दोनों हाथों से बजेगी। तो सेम वे अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेटर सर्विस मिले, बेटर सिटी बने, बेटर टाउन बने, तो आपको भी आगे आना पड़ेगा, आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सो दैट्स इट। इसी के साथ आज का इंटरव्यू हम खत्म करते हैं पूछता है पार्टी की टीम के साथ। फिर हम मिलेंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ। थैंक यू।